नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। खबरों की शुरुआत पटना से करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को 5 सालों बाद फिर एक बार जनता दरबार कार्यक्रम की शुरुआत की। पहले ही दिन सैकड़ों लोग मुख्यमंत्री से अपनी परेशानी साझा करने पहुंचे। जनता के दरबार में आपको बताते चले, मुख्यमंत्री कार्यक्रम में सीएम नीतीश ने राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे 146 लोगों की लगातार 5.5 घंटे से अधिक समय तक समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए। बता दें कि इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री और उनके कार्यक्रम पर निशाना साधा था। सोमवार को पटना लौटे तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में 1200 करोड़ जनता है। मुख्यमंत्री एक सप्ताह में तकरीबन 200 लोगों से मुलाकात करेंगे, ऐसे में इसका कोई फायदा नहीं होगा। कोरोना काल में दूर दराज से अधिकारी लोगों को लेकर आ रहे हैं, ऐसे में सरकार का अतिरिक्त खर्च हो रहा है, निदान कुछ निकल नहीं रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल ढोंग कर रहे हैं। लगातार हम लोग कहते आए हैं कि नीतीश कुमार जनता के नहीं अधिकारियों के मुख्यमंत्री हैं। जनता दरबार भी तब शुरू किया गया जब हमने लगातार कहा कि मुख्यमंत्री जनता से नहीं मिलते। वहीं इस दौरान जब उनसे आरजेडी प्रदेशाध्यक्ष जगदानंद सिंह के इस्तीफे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये सब बकवास बातें हैं, कोई आधार नहीं है इन बातों का। इस दौरान उन्होंने बताया कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव जल्द बिहार आएंगे। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बिहार एनडीए में अब घमासान मच चुका है। नीतीश कुमार के चीन मॉडल को एक तरफ जहां गिरिराज सिंह ने नकार दिया, तो दूसरी ओर बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने भी सोमवार असहमति जताई है इस पर। जनहितकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव भी इस मुद्दे पर आगे आ चुके हैं। उन्होंने भी ट्वीट कर निशाना साधा है। मंगलवार को ट्वीट कर पप्पू यादव ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लागू करना चाहते हैं, वह अगर 5-7 भाई बहन है या उनके 4-5 बच्चे हैं तो खुद उदाहरण पेश करें। जनसंख्या वृद्धि की जिम्मेदारी लेते हुए राजनीति छोड़ दें, खुद चुनाव न लड़ें। सरकार चलाने में फेल तो वोट के लिए करने लगे खेल। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को एक बयान दिया था कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर सिर्फ कानून बनाकर उसका उपाय करेंगे तो यह संभव नहीं है। उन्होंने बयान देते हुए चीन का उदाहरण दे दिया। कहा कि वहां भी 1 से 2 बच्चों को लेकर निर्णय लिया गया, अब देखिए वहां क्या हो रहा है। कहा कि सबसे बड़ी चीज है कि महिलाएं जब पूरी तरह से शिक्षित और जागरूक होंगी तो अपने आप प्रजनन दर घट जाएगी। सोमवार को ही डिप्टी सीएम रेणु देवी ने असहमति जताते हुए कहा था कि महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को जागरूक करने की अब जरूरत है। बिहार के जिलों में तो नसबंदी की दर मात्र 1% है। रेणु देवी ने कहा था कि अक्सर देखा जाता है कि बेटे की चाहत में महिला पर अधिक बच्चे पैदा करने का दबाव दिया जाता है। बिहार में अभी भी प्रजनन दर 3.0 है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री बनने के बाद पहली बार गिरिराज सिंह अपने पैतृक आवास पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार के चीन मॉडल को नकार दिया। कहा कि चीन में 1 मिनट में 9 बच्चे तो भारत में 35 बच्चे पैदा होते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया की 20% व्यवहारिक आबादी भारत में है, जबकि जमीन 2.5%। पटना का रुख करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सीएम नीतीश कुमार की ओर से दिए बयान के बाद बिहार में अब सियासी घमासान तेज हो चुका है। बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने सोमवार को ही नीतीश कुमार के बयान पर असहमति जताई थी। अब गिरिराज सिंह ने भी नीतीश कुमार के चीन मॉडल को नकार दिया है। लखीसराय में गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नीति को देश की जरूरत बताते हुए कहा, जाति, धर्म, जात पात राजनीति का मुद्दा नहीं है। जिस तरह जनसंख्या विकास में बाधा बनते जा रहे हैं, इस स्थिति में जनसंख्या नियंत्रण कानून बेहद जरूरी है। कहा कि योगी सरकार का जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत बड़ा कदम है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री बनने के बाद पहली बार गिरिराज सिंह अपने पैतृक आवास पहुंचे थे। एक सवाल का जवाब देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि चीन में 1 मिनट में 9 बच्चे तो भारत में 35 बच्चे पैदा होते हैं। इतना ही नहीं, दुनिया की 20% व्यवहारिक आबादी भारत में है, जबकि जमीन 2.5% है। ऐसी स्थिति में सामाजिक समरसता, राजनीति, जाति और धर्म, वोट की राजनीति से ऊपर उठकर कानून जरूरी है। पैतृक आवास पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के साथ प्रसिद्ध जगदम्बा स्थान में माथा टेका। दरअसल मुख्यमंत्री ने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए
अगर सिर्फ कानून बनाकर उसका उपाय करेंगे तो यह संभव नहीं है। चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी 1 से 2 बच्चों को लेकर निर्णय लिया गया। अब देखिए वहां क्या हो रहा है। कहा कि सबसे बड़ी चीज है, महिलाएं जब शिक्षित होंगी तो शिक्षित के तौर पर वो जागरूक हो जाएंगी। तो लोकल ट्रेन बढ़ाने की मांग को लेकर मंगलवार को यात्रियों ने दानापुर रेल मंडल के पटना और बिहटा स्टेशन के बीच, आपको बताते चले, सदी सोपुर में जमकर हंगामा काटा है। इस दौरान अप और डाउन लाइन पर परिचालन ठप हो गया। 2 मेमू ट्रेनों को रोककर यात्रियों ने हंगामा किया। इससे कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को अन्य स्टेशन पर रोकना पड़ा। हंगामे की सूचना मिलने के बाद रेलवे, जीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास करने लगी, लेकिन लोग मानने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं थे। इसके पहले सोमवार को भी लोगों ने हंगामा किया था। बक्सर पटना फतुहा मेमू को डाउन लाइन में करीब 2 घंटे रोका गया। सोमवार को संपूर्ण क्रांति, विक्रमशिला एक्सप्रेस और पूर्वा जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनों को करीब 2 घंटे तक बिहटा और आसपास के स्टेशनों पर रोकना पड़ा था। वहीं मंगलवार को हंगामे की वजह से पटना के सदीसोपुर में डाउन लाइन पर बक्सर पटना फतुहा मेमू पैसेंजर और अप लाइन पर मेमू स्पेशल लोकल ट्रेन को रोककर हंगामा किया गया। बताया जा रहा है कि यात्रियों के इस हंगामे के चलते अप और डाउन की दोनों रेल लाइन पर ट्रेन का परिचालन ठप हुआ था। दरअसल यात्रियों का कहना है कि अब कोरोना का असर काफी कम हो गया है। हर दिन मरीजों की संख्या कम हो रही है बिहार में, इसलिए दैनिक जो यात्री हैं उनकी सुविधा को देखते हुए ट्रेन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सभी दफ्तर अब पूरी तरीके से खुल गए हैं। कम मेमू ट्रेन की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही। तो बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर में चौंकाने वाला मामला सामने आ चुका है। मामला दानापुर के बिस्कुट फैक्ट्री मोड़ के पास का है, जहां सूबे के नालंदा जिले से एक परिवार अपनी बेटी को लेकर पहुंचा तो शादी करने गया था, लेकिन शादी के चंद घंटों बाद ही युवती दुल्हन के जोड़े में थाने पहुंच गई और पुलिस से शादी तोड़वा देने की गुहार लगाने लगी। दरअसल पूरा मामला दहेज से जुड़ा है। नालंदा से शादी करने आए वधु पक्ष के साथ दहेज के बकाये पैसों को लेकर वर पक्ष लोगों ने, आपको बताते चले, जमकर मारपीट की। ऐसे में दुल्हन शादी के जोड़े में ही शिकायत करने के लिए थाने पहुंच गई। मामला दर्ज होते ही पुलिस कार्रवाई में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार नालंदा के सूरजपुर से विवाह के लिए वधु पक्ष के लोग दानापुर के बीएस कॉलेज के नजदीक एक कम्युनिटी हॉल में आए हुए थे। वधु पक्ष की माने तो बस द्वारा दानापुर पहुंचने पर वर पक्ष के लोगों ने उसने पानी के लिए भी नहीं पूछा। वहीं शादी की रस्म शुरू होते ही वर पक्ष के लोग दहेज बचे पैसे की मांग करने लगे। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद होने लगा। विवाद के बीच किसी तरह से शादी संपन्न हुई, लेकिन मंगलवार की सुबह में दहेज में बाकी पैसों की मांग फिर से शुरू कर दी गई। विवाद मारपीट तक पहुंच चुका था। वधु पक्ष की माने तो हॉल के गेट बंद कर लोहे की कुर्सी से लड़के वालों ने उनकी पिटाई करना शुरू कर दी। मारपीट में वधु पक्ष के कई लोग घायल हो गए। वधु के चचेरे भाई का सिर फट गया। ऐसे में दानापुर अस्पताल में उसका इलाज कराया गया। चलिए बिहार बुलेटिन में समस्तीपुर का रुख करते हैं। नगर थाना क्षेत्र के गोला रोड में सोमवार की देर रात हथियारबंद बदमाशों ने एक गल्ला व्यवसायी के यहां लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने गल्ला व्यवसायी असरफी राय को पिस्टल की बट से मारकर जख्मी कर दिया। व्यवसायी के जख्मी हो जाने के बाद रुपए से भरे गल्ले को लेकर बदमाश फरार हो गए। सोमवार की रात 4 की संख्या में बदमाश गल्ला व्यवसायी के यहां ग्राहक बनकर आए थे। व्यवसायी की दुकान बंद कर दी गई थी। इस पर बाहर से ही बदमाश व्यवसायी को आवाज देकर कहने लगे कि भोजन में राशन समाप्त हो गया, उन्हें 3 से 4 बोरा चावल की जरूरत है। व्यवसायी ने खतरे का अंदेशा जताते हुए गेट नहीं खोला। घबराकर व्यवसायी प्रमोद चिल्लाने लगा। व्यवसायी की आवाज सुनकर सभी बदमाश छिप गए। मौका मिलते ही बदमाश दुकान के पीछे के रास्ते से किसी तरह अंदर घुस आए। इसके बाद लूटपाट करना चालू कर दिया, जिस पर व्यवसायी चिल्लाने लगा। शोर मचाने पर व्यवसायी को पिस्टल की बट से मारते हुए उसे जख्मी कर दिया गया। इसके बाद व्यवसायी को खून से लथपथ नीचे गिरते देख सभी व्यवसायी रुपए से भरे
सभी चोर रुपए से भरे गल्ला को लेकर भाग गए। व्यवसायी के अनुसार गल्ला में 45,000 के करीब रुपए थे। घटना के बाद जख्मी हुए व्यवसायी की आवाज सुनने के बाद आसपास के लोग जुटे और जख्मी हालत में व्यवसायी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना मिलने के बाद नगर थाना अध्यक्ष अरुण कुमार राय दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जांच शुरू कर दी। गोपालगंज का रुख करेंगे। आपको बताते चले, बिहार के गोपालगंज जिले के गोपालपुर थाने के विक्रमपुर टोला बोकवा में सोमवार की देर रात डकैती का विरोध करने पर गृहस्वामी को बदमाशों ने गोली मार दी है। घायल गृहस्वामी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत चिंताजनक देखकर बेहतर इलाज के लिए उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची गोपालपुर थाने की पुलिस ने घटना की जाँच करने के बाद अपराधियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी। बताया जाता है कि विक्रमपुर टोला बोकवा निवासी के घर में रात को 4 की संख्या में अपराधी घुसे। एक कमरे की तलाशी लेकर आभूषण, अटैची, 3 मोबाइल, 1 लाख रुपए नगद लेकर वे भागने लगे। इस दौरान आंगन में सो रहे गृहस्वामी की नींद खुली। संजय यादव ने डकैती कर भाग रहे बदमाशों में से एक को पकड़ लिया। सहयोगी को घिरता देख उसके साथ आए अन्य अपराधियों ने संजय को गोली मार दी। गर्दन के पास गोली लगने से गृहस्वामी घायल हो गया। उधर अपराधी आभूषण, पैसा लेकर फरार हो गए। थाना अध्यक्ष कृष्णा कुमार ने बताया है कि घायल और उसके परिजनों की ओर से लिखित शिकायत नहीं की गई है। फिलहाल पुलिस घायल और परिजनों के लिखित बयान का इंतजार कर रही है। पुलिस के एक पदाधिकारी को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में घायल का फर्द बयान लेने के लिए भेज दिया गया है। फर्द बयान दर्ज होने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। थाना अध्यक्ष ने कहा है कि मामले में कुछ संदिग्धों की पहचान की गई है। जल्द ही इस कांड का खुलासा कर दिया जाएगा। विक्रमपुर टोला बोकवा में वारदात के बाद दहशत है। गांव को लोग इस वारदात से सहमे हुए हैं। मंगलवार की सुबह संजय यादव के घर पर पहुंचे लोगों ने परिजनों से घटना की जानकारी ली। ग्रामीणों ने जांच के लिए पहुंचे पुलिस अधिकारियों से अपराधियों की गिरफ्तारी करने और पुलिस की गश्ती बढ़ाने की मांग की। बक्सर का रुख करेंगे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेपट्टी में सोमवार की रात चली गोली की आवाज सुनकर लोग सहम उठे। आपसी विवाद में चली गोली से एक युवक बुरी तरीके से घायल हो चुका है। आनन फानन में उसका बक्सर में ही प्राथमिक उपचार किया गया, जिसके बाद उसकी स्थिति को देखते हुए बाहर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि गजाधर गंग के रहने वाले युवक निहाल सोमवार की रात करीब 9 बजे के आसपास अपने दोस्त जयप्रकाश के घर गया था। 3 दिन पहले हुए विवाद को लेकर पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई और फिर बात इतनी बढ़ गई कि गोली भी चल गई। हालांकि इस घटना के पीछे प्रेम प्रसंग की भी बात कही जा रही है। घटना के बाद गोली चलाने वाला फरार हो चुका है। निजी अस्पताल में इलाज करने वाले चिकित्सक राजीव कुमार झा ने बताया है कि गोली लगने के कारण युवक की स्थिति काफी गंभीर है। प्राथमिकी इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। परिजन युवक को लेकर बनारस ट्रामा सेंटर गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही सदर डीएसपी मौके पर पहुंचे, जहां घायल युवक से पूछताछ की गई। सदर डीएसपी गोरख राम ने बताया है कि आपसी विवाद में गोली चलने की बात सामने आई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस घटना को लेकर 4 लोगों को हिरासत में भी लेकर पूछताछ की जा रही है। तो बिहार बुलेटिन में बक्सर के बाद बेतिया का रुख करेंगे। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। इस चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और सूबे में पार्टी की जमीन तैयार करने के लिए अपने एक सदस्य को पंचायत चुनाव में खड़ा करने जा रही है। बेतिया के हरिवाटिका चौक स्थित विवाह भवन में इसको लेकर दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने कार्यकर्ताओं के साथ सोमवार को बैठक की। इस दौरान उन्होंने करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों को पार्टी की सदस्यता भी दिलाई। विधायक संजय झा ने बिहार सरकार को करार देते हुए कहा, बिहार में आम आदमी पार्टी को मजबूत बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा गया है कि बिहार की सरकार को जनता की फिक्र नहीं है, नेताओं को सिर्फ मंत्री बनाने व बनने की चिंता सता रही है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि वर्तमान समय को देखते हुए लगता है कि बिहार सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। शराबबंदी कानून पर भी सवाल उठाते हुए संजय झा ने नीतीश कुमार को खरी खोटी सुनाई। कहा, शराबबंदी की खूब कवायद की गई, लेकिन फर्क सिर्फ इतना हुआ कि जो शराब पहले दुकान में मिलती थी वह अब थाने में मिल रही है और होम डिलीवरी हो रही है। बिहार में शराब कारोबार के रूप में चल रहा है, जिसे सिस्टम में बैठे अधिकारी और नेता फायदा उठा रहे हैं और जनता त्रस्त है।
समस्तीपुर का रुख करेंगे। जिले के खानपुर थाना क्षेत्र के गांव में प्रेमी युगल को छुप छुप कर मिलना महंगा पड़ चुका है। तो तब हो गई जब यह मामला जनप्रतिनिधियों के पास पहुंच गया। कानून को ताक पर रखकर दोनों प्रेमी युगल को तालिबानी सजा दे दी गई। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसके बाद मामला सामने आया। वायरल वीडियो के अनुसार पूर्व मुखिया और सरपंच पति ने एक प्रेमी जोड़े को अपने घर के अंदर बंद कर डंडे से पहले पिटाई की। इससे भी जी नहीं भरा तो फिर दोनों से एक दूसरे की पिटाई करवाई गई। घर का दरवाजा बंद होने के कारण ग्रामीण बचाने तक नहीं पहुंच पाए। वहीं ऊंचे स्थानों से ग्रामीणों ने इस पूरे मामले का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों लड़का व लड़की एक दूसरे से प्रेम करते थे और अक्सर छुप छुप कर मिला करते थे। पिटाई के दौरान दरवाजे के बाहर खड़े लोग मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहे। किसी ने उन्हें बचाने की जहमत नहीं उठाई। वीडियो में लड़का और लड़की को घर के अंदर बंद करके न केवल दोनों की पिटाई की गई, बल्कि एक दूसरे से भी उनकी जमकर पिटाई करवाई गई। खानपुर थाना अध्यक्ष को इसकी जांच करने के निर्देश दिए गए। बांका को रुख करेंगे। अब मंगलवार को उत्पाद विभाग की एक विशेष टीम ने झारखंड से लाई जा रही शराब की बड़ी खेप को जब्त कर लिया है। जब्त की गई शराब की कीमत करीब 35 लाख रुपया की गई है। उत्पादन विभाग की टीम ने भागलपुर दुमका हाईवे पर झारखंड सीमा स्थित भलजोर चेकपोस्ट पर जांच के दौरान यह कार्रवाई की है। उत्पाद विभाग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक विदेशी शराब की बड़ी खेप तस्करी के जरिए झारखंड से बिहार के सुपौल भेजी जा रही थी। बिहार उत्पादन विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर एक विशेष अभियान चलाया गया। इसी के तहत मंगलवार तड़के अलग अलग जगहों पर 4 टीम को तैनात किया गया। टीम को तड़के शराब तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाना था। इनमें से एक टीम भागलपुर दुमका हाईवे पर भलजोर चेक पोस्ट पर लगी थी, जिसकी नेतृत्व बांका के उत्पादन निरीक्षक प्रभात कुमार झा कर रहे थे। टीम को सूचना मिली थी कि झारखंड से शराब की एक बहुत बड़ी खेप ट्रक से लाई जा रही है। सुरक्षा बलों ने भलजोर चेक पोस्ट पर नाकेबंदी की, जिसके बाद यह सफलता मिली। ट्रक से करीब 500 से ज्यादा पेटियों में विदेशी शराब रखी गई थी। इस दौरान ट्रक के चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार ट्रक चालक और खलासी से पूछताछ में पता चला है कि शराब की यह बड़ी खेप सुपौल में किसी रुपेश कुमार नाम के व्यक्ति को दी जानी थी। इसके साथ साथ शराब बरामद की गई है। उसमें एक विशेष तहखाना बनाया गया था। बोरियों के नीचे छिपाकर शराब के सैकड़ों कार्टन रखे गए थे ताकि किसी को शक न हो। उत्पादन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बांका जिले में विभाग को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ यह एक बड़ी कामयाबी मिली है। अधिकारियों ने कहा है कि बहुत बड़ा मामला है, इसलिए नियमानुसार इसका अनुसंधान भी उच्च स्तर पर किया जाएगा। मामले की प्राथमिकी बांका जिले के बौंसी थाने में दर्ज की गई। तो सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च कर दिया है। इस ऐप के जरिए कृषि से जुड़ी सभी अहम जानकारी किसानों तक आसानी से पहुंचने के लिए इस ऐप को बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया। इस ऐप से जुड़ी अहम जानकारी देखने के लिए आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी ने कृषि जगत में विकास के लिए एक और कदम बढ़ा दिया है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की ओर पीएम मोदी का ये कदम आत्मनिर्भर भारत में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा, जिसके लिए सरकार ने एक नई ऐप आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च की है। हालांकि किसानों को खेती किसानी से जुड़ी जानकारी देने के लिए देश में अभी कई प्लेटफॉर्म काम करते हैं, पर इस ऐप पर सरकार ने उन सभी जानकारियों को एक ही जगह पर लाने का काम किया है। इससे किसानों को खेती और किसानी की अलग अलग जानकारी के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भटकना नहीं होगा और वो बस अपने स्मार्टफोन पर एक टैब से पूरी जानकारी पा सकेंगे। इससे पहले भी पीएम मोदी ने किसानों के लिए शिक्षा का महत्व समझाने की और पहल की थी। कृषि से जुड़ी शिक्षा को, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को स्कूल स्तर पर ले जाना भी आवश्यक है। प्रयास है कि गांव के स्तर पर मिडिल स्कूल लेवल पर ही कृषि के विषय को इंट्रोड्यूस किया जाए। इससे 2 लाभ होंगे। एक लाभ तो ये होगा कि गांव के बच्चों में खेती से जुड़ी जो एक स्वाभाविक समझ होती है, उसका वैज्ञानिक तरीके से विस्तार होगा।
दूसरा लाभ ये होगा कि वो खेती और इससे जुड़ी तकनीक, व्यापार, कारोबार, इसके बारे में अपने परिवार को ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। इससे देश में एग्रो एंटरप्राइज को भी और बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी हमेशा से डिजिटल भारत के सपने को बढ़ावा देते नजर आए और कैशलेस इकोनॉमी को प्रेरणा दी। साथ ही पीएम मोदी किसानों को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की कोशिश में है। पीएम मोदी ने लोगों को डिजिटल माध्यम से नई विचारधारा की ओर बढ़ने की अपील भी की है। पीएम मोदी ने खुद किसानों के खाते में डिजिटल पेमेंट के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किए। इस बेहतर पावन अवसर पर देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है। आज के पवित्र दिन पर लॉन्च किया गया है। इससे गांवों में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे। इसके साथ साथ 8.5 करोड़ किसान परिवारों के खाते में पलक झपकते आपने देखा होगा, स्विच ऑन किया और पीएम किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए सीधे 8.5 करोड़ किसानों के खाते में जमा हो गए। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कमीशन नहीं, सीधा किसान के पास चला गया। संतोष इस बात का है कि इस योजना का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हासिल हो रहा है। हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुंचे और जरूरत के समय पहुंचे, इस उद्देश्य में ये योजना सफल रही है। बीते 1.5 साल में इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं। इसमें से 22,000 करोड़ रुपए था कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए। तो वहीं अब इस ऐप के जरिए कृषि जरूरत से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को सरकार ने किसान मित्र नाम के राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकत्रित कर दिया है। इसमें कृषि विभाग, मौसम विभाग, इसरो नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र और सरकार के अन्य मंत्रालय एवं विभागों की किसानों के लिए उपयोगी जानकारी शामिल है। इसी जानकारी को अब ज्यादा आसान तरीके से किसानों को इस ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। बता दें कि आत्मनिर्भर कृषि ऐप देश की 12 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। इसमें अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी, तमिल, मराठी, गुजराती और बांग्ला शामिल है। ऐप पर जानकारी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। किसान 12 भाषाओं में इस जानकारी का अनुवाद भी सुन सकते हैं। इस ऐप को टेक महिंद्रा ने तैयार किया है। सरकार की ये ऐप अभी एंड्रॉयड और विंडोज के ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। किसानों के साथ साथ किसान उत्पादक संगठन, कृषि विकास केंद्र, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह और स्टार्टअप भी मुफ्त उपयोग कर सकते हैं। इस ऐप को खासतौर से ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये स्लो इंटरनेट कनेक्टिविटी में भी काम करेगी। साथ ही आपको बता दें कि ये ऐप जीपीएस पर काम करती है और ऐसे में जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो ये उस जगह की लोकेशन के हिसाब से वहां के मौसम की जानकारी फोन में सेव कर लेता है ताकि किसान बाद में भी उस जानकारी का लाभ उठा सके। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद किसान को किसी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता, क्योंकि ये ऐप किसान का कोई डेटा कलेक्ट नहीं करता। बस किसान को अपनी फोन की लोकेशन ऑन रखनी होती है और अगर किसान को अपने खेत या स्थान के अलावा किसी और जगह की जानकारी चाहिए तब उसे ऐप में पिन कोड या वहां की लोकेशन डालनी होगी। न्यूज़ डेस्क, आर्या न्यूज़।
चलिए इस स्पेशल रिपोर्ट के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्यन।